हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। ठीक है, इससे पिछली वीडियो में हमने E2 और ECV और एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में आपको बताया था। इसमें हम आपको E1 और E2 में आपके थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, ये चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। E1 और E2 में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इधर मैं एक तरीके से आपको एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, एक तरफ लिख रहा हूँ आपके लिए E1, ठीक है, मैकेनिज्म, और एक है आपके लिए E2 मैकेनिज्म। ठीक है, यहाँ ध्यान से समझना है, डिफरेंस है, काफ़ी पूछा जाता है आपके लिए मैकेनिज्म कि क्या है। ठीक है, तो देखो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट होगा आपके लिए कि देखो E1 यूनिमोलिकुलर होता है आपके लिए, तो क्या है इसका जो रेट होगा वो डिपेंड किस पर करता है आपके लिए, किस पर करता है, एल्किल हैलाइड पर। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना होगा आपके लिए 1, और इसकी मॉलिकुलरिटी जो है आपके लिए, मॉलिकुलरिटी वो भी 1। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब यहीं मैं आपके लिए बताऊं, ये इसको U2 बोलते हैं। ठीक है, और E2 क्यों, क्योंकि इसका रेट जो होता है वो डिपेंड करता है किस पर, आपके लिए एल्किल हैलाइड और बेस पर। किस पर, एल्किल हैलाइड और बेस की कंसंट्रेशन दोनों पर। क्लियर है, तो इसका ऑर्डर सेकंड और मॉलिकुलरिटी भी क्या होगी इसकी, सेकंड। ठीक, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, बाईमॉलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक, अगर मैं इसके रेट, देखो यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं इसके रेट और ग्राफ ड्रॉ करूँ, समझना यहाँ पर। ठीक, तो अब मैं कर रहा हूँ एल्किल हैलाइड और रेट में ग्राफ। ठीक है, तो आप पता है कि ये एल्किल हैलाइड की रेट, इसका एल्किल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन्स हम ये कहेंगे कि एल्किल हैलाइड की जो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो इसका रेट भी बढ़ेगा, तो ग्राफ कुछ स्ट्रेट लाइन इस तरीके से आएगा। इसका जो स्लोप होगा वो कितना होगा, के होगा। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स मैकेनिज्म में आपको बता रहा हूँ। यहीं में ग्राफ अगर आपसे कहूँ कि मैं बेस में ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, बेस की कॉन्सेंट्रेशन और रेट में। ठीक है, तो क्या ये E1 मैकेनिज्म है, क्या बेस पर डिपेंड करती है, बिल्कुल नहीं करती। इसका मतलब है इसका जो ग्राफ होगा जब डिपेंड ही नहीं करती तो कुछ इस तरीके से होगा। क्लियर है। ठीक, तो ये समझ में आ रहा होगा आपके लिए, ये बेस में ग्राफ है। ठीक है, ये जब डिपेंड नहीं करती तो क्या होगा, ग्राफ कोई भी कंसंट्रेशन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये इसके लिए जनरली अगर मैं यहाँ पर यही ग्राफ ड्रॉ करूँ आपके लिए, ठीक है, किस किस में, रेट में और कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड में। ठीक, तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल्किल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन के। सिमिलर यही ग्राफ अगर मैं बेस में करता हूँ, बेस की कॉन्सेंट्रेशन और रेट में। क्लियर है, तो ये भी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब ये भी ग्राफ किस तरीके से होगा, ये। ठीक है, यहाँ पर जो होगा स्लोप वो के होगा, यहाँ भी स्लोप क्या होगा आपके लिए, के, ये। ठीक है, ये देखो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को फॉलो करता है, y बराबर mx प्लस c, उससे ये ग्राफ हमारे ड्रॉ। देखो ये चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए ग्राफ इसके, क्योंकि ये जनरली इस तरीके से ग्राफ देता है और पूछ लेता है ये बताओ ये कौन सी रिएक्शन है, E1 है, E2 है या क्या है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए ग्राफ। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात, ये क्या है, 2 स्टेप मैकेनिज्म है। ठीक है, 2 स्टेप मैकेनिज्म। इसमें फर्स्ट जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप कैसा होता है आपके लिए, स्लो, जिसको क्या बोलते हैं हम, स्लो को क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइन स्टेप। दूसरा जो सेकंड स्टेप है आपके लिए, कौन सा, सेकंड स्टेप, वो कैसा होता है आपको, फास्ट। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट समझें, ये 1 स्टेप मैकेनिज्म है। क्या है, 1 स्टेप मैकेनिज्म। इसमें साइमल्टेनियसली बेस और हैलोजन रिमूव होते हैं, ये आपके लिए यहाँ पर समझना है। ठीक, थर्ड पॉइंट देखो आप। ठीक, थर्ड पॉइंट भी आप समझें कि इसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन
कार्बोकैटायन। मीन्स इसका जो रेट होगा वो डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, लिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जितना अधिक स्टेबल होगा, जैसे SN1 में हमने आपको बताया था, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन सेकेंड प्राइमरी और सबसे कम किस में होगा आपके लिए, ये ऑर्डर मैंने आपको बता दिया इसमें, ठीक है, स्टेबिलिटी पर। लेकिन अगर मैं यहाँ थर्ड पॉइंट कहूँ, ये किस पे डिपेंड करता है, देखो इसका जो आपके लिए इसमें जो होता है नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, तो जब फॉर्मेशन ही नहीं है तो डिपेंड ही नहीं करेगा रेट कार्बोकैटायन पर। ये डिपेंड करता है, देखो इसका रेट जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है ट्रांजिशन स्टेट पर। 1 स्टेप है तो इसमें ट्रांजिशन स्टेट मीन्स स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन कह सकते हैं यहाँ पर, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। जितना अधिक एल्कीन जो फॉर्मेशन होगी, जितना अधिक स्टेबल होगी, ठीक है, वो भी डिपेंड करेगा बल्कियल एल्किल हैलाइड पर। जो एल्किल हैलाइड का अगर मैं ऑर्डर देखूँ यहाँ पर, ठीक है, एल्किल हैलाइड का ऑर्डर देखूँ, वो इसमें और इसमें दोनों में सेम होता है एल्किल हैलाइड में, तो इसका ये डिफरेंस नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ये एल्किल हैलाइड का क्या है, इसमें ऑर्डर है। क्लियर है बात कहने? देखो 4 पॉइंट यहाँ पर समझ सकते हो आप। इस रिएक्शन में जो क्या होता है आपके लिए E1 में क्या होता है, एक वीक बेस का यूज़ करते हैं। किसका? वीक बेस, ठीक है, वीक बेस का इसमें यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है, तो पहले कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो। अगर मान लो मैं सपोज करो क्या हो, स्ट्रॉन्ग बेस ले लूँ अगर E1 में, ठीक है, तो क्या करेगा वो तुरंत H पॉजिटिव को, प्रोटॉन को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि वो अधिक क्या है, पावरफुल है, और तुरंत फिर हेलोजन निकलेगा। तो वो तो एक स्टेप वाली रिएक्शन हो जाएगी। इसमें कार्बोकैटायन है तो आराम से कार्बोकैटायन निकलता है, हेलोजन रिमूव करके फिर तुरंत पॉजिटिव जो आपके लिए प्रोटॉन है वो रिमूव होता है, ठीक है। वो जो वीक बेस है उसको क्या करता है, लेता है, रिएक्शन करता है उसके साथ। तो वीक बेस में आपके लिए जैसे CH3OH है, H2O है, C2H5 है, ये हमारी क्या है आपके लिए, वीक बेस है। क्लियर है बात यहाँ पर? ठीक। ये यहाँ पर देखो आप 4 पॉइंट, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस का यूज होता है। स्ट्रॉन्ग बेस मीन्स स्ट्रॉन्ग बेस में सबसे जो अधिक होगा वो आपके लिए देखो टर्सरी है जो आपके लिए, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वैसे तो आपके लिए एल्कोहलिक KOH भी है, या एल्कोहलिक NaOH ले सकते हैं, या देखो इधर NaNH2 है, ठीक। और आपके लिए क्या है, हम NH3 भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे किसका काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह। ये एक स्टेप रिएक्शन है, तो साइमल्टेनियसली हेलोजन और H पॉजिटिव रिमूव होते हैं। H पॉजिटिव को तुरंत ही अमोनिया या स्ट्रॉन्ग बेस लेता है, तुरंत हेलोजन निकलता है। 1 स्टेप मैकेनिज्म है, ठीक है। तो ये उम्मीद है मुझे ये समझ में आपको क्लियर आ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने 4 पॉइंट बताए हैं अभी आपको, तो और भी मैं आपको बता रहा हूँ, तो जब तक आप इनको नोट करें। नेक्स्ट पॉइंट आप देखें इसमें 4 के, आप इसमें सॉरी नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें देखें 5th पॉइंट, ठीक है। देखो 5th पॉइंट क्या है, E1 और इसमें आपके लिए, ठीक है। देखो इसमें जब कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होती है, कार्बोकैटायन अगर फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, तो इसमें रीअरेंजमेंट का भी पॉसिबिलिटी बनती है। रीअरेंजमेंट, ठीक है, आर पॉसिबल।
बट E1 में E2 में ऐसा नहीं होता, इसका 5th पॉइंट नो रीअरेंजमेंट क्लियर है, क्योंकि यह कार्बोकैटायन देखो रीअरेंजमेंट जब भी पॉसिबल है जब कार्बोकैटायन बनता है, कार्बो एनायन और फ्री रेडिकल में या ट्रांजिशन स्टेट में रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है, नो रीअरेंजमेंट। अगला पॉइंट देख सकते हैं आप इसमें, कौन सा है आपके लिए 6 कि स्टीरियो केमिस्ट्री, ठीक है, जैसे SN1 हमारा क्या था, रेसिमाइजेशन था, लेकिन यहाँ पर कोई भी स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं होगी, नो स्टीरियो केमिस्ट्री मीन्स ना तो आपके लिए इन्वर्जन बनेगा यहाँ पर, ना रिटेंशन का काम होगा, ठीक, जैसा कि SN1 में था, ठीक है। और यहाँ पर लेकिन अगर हम देखें 6 में कि इसकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री है, ठीक है, इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या थी, एंटी एलिमिनेशन मीन्स, एंटी एलिमिनेशन का मतलब क्या था कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन और अपोजिट साइड, किससे, अपोजिट साइड से रिमूव हो रहे थे क्या, नहीं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट बनाई थी आपके लिए, ठीक है, जैसे ये बनाई थी, ये आपके लिए समझेंगे यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ हैलोजन था, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। हमने क्या कहा था, यहाँ बेस को अटैक, स्ट्रॉन्ग बेस अटैक कर रहा था, यहाँ से ये बॉन्ड बना रहा था, ये बॉन्ड डबल बॉन्ड हो रहा था, यहाँ पर तुरंत ही क्या हो रहा था, ये बॉन्ड कैसा हो रहा था, वीक, ये भी बॉन्ड कैसा हो जाता है, वीक। तो क्या देखो, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन अपोजिट डायरेक्शन में है क्या, नहीं, ठीक है। इसका रीज़न सिंपल एक ही है, देखो अपोजिट डायरेक्शन में क्यों होता है, क्योंकि अगर मान लो सपोज करो यहाँ से अटैक करता, ठीक है, यहाँ से करता अटैक, तो ये जो है ये भी तो न्यूक्लियोफाइल है, एक क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, तो इसमें और इसमें क्या होता है, रिपल्सन। भाई देखो न्यूक्लियोफाइल और बेस एक ही तरह काम करते हैं लगभग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, क्लियर है। तो यहाँ से मान लो बेस आपके लिए, मान लो ये बेस है, अगर यहाँ से मान लो इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकालता, ठीक है, इसको हाइड्रोजन को, तो ये बीच में आता, तो इसमें रिपल्सन होता, क्या ये जाने देता, ऐसे नहीं जाने देता, इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि आपके लिए एंटी एलिमिनेशन पॉसिबल होता है, ठीक है। तो यहाँ से निकाल के क्या बनता था, यहाँ से तुरंत हाइड्रोजन निकलेगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 प्लस BH बनाता था, और हाइड्रोजन प्लस X नेगेटिव निकाल दो, ठीक है। किसकी प्रेजेंसी में होता था, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये क्या है आपके लिए, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है स्टीरियो केमिस्ट्री, यहाँ कार्बोकैटायन फॉर्म होता था, ठीक है, तुरंत ही क्या वीक बेस लेकर आपके लिए क्या बनाते, जैसे आप यही समझ लो, इसी को एग्जांपल समझ लें। फर्स्ट स्टेप होता था यहाँ पर कार्बोकैटायन, यहाँ हेलोजन इलेक्ट्रॉन लेके निकलता था, CH3 CH2 पॉजिटिव, कार्बोकैटायन से ये पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या आएगा आपके लिए, ये अल्फा, ये बीटा, बीटा से क्या होता है आपके लिए, ये इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता था वीक बेस की प्रेजेंसी में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता था आपके लिए, डबल बॉन्ड बन जाता था, इतना ही तो फ़र्क है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो स्टीरियो केमिस्ट्री का भी कोई काम नहीं है, कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखो आप इसमें 7 कि सॉल्वेंट की अगर बात करें हम, किसकी, सॉल्वेंट, तो आपको पता है इसमें जो E1 में यूज़ किया जाता था कौन सा सॉल्वेंट है, पोलर होना चाहिए, और आपके लिए प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर और प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, जो CX बॉन्ड को तोड़ने के लिए तो पोलर होना चाहिए, प्रोटिक ये होना चाहिए कि यहाँ पर जब हाइड्रोजन निकल रहा है, ठीक है, तो इस हाइड्रोजन को रोकने के लिए प्रोटिक होना चाहिए जो H पॉजिटिव दे सके। तो ये क्या है, रिवर्स रिएक्शन नहीं होने देता, इस तरीके से इसको क्या करता है, रोकता है H पॉजिटिव, ठीक है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन से होते हैं, सबसे अच्छा H2O है, CH3OH हो जाएगा,
और C2H5OH हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे अच्छा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। ठीक है, इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे हाई होता है। ठीक है, लगभग 80 के करीब होता है। मीन्स ये बहुत ही अच्छे तरीके से बॉन्ड को वीक करता है। इस वीक करने की प्रॉपर्टी को डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आपको। ठीक है, बॉन्ड को वीक करने की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं आपके लिए, डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, अब 7 पॉइंट अगर हम इसमें देखें तो इसमें क्या है, बड़ा ध्यान से समझना। इसमें जो सॉल्वेंट यूज किया जाता है, सॉल्वेंट वो कौन सा होता है आपका, पोलर तो होना चाहिए बट एप्रोटिक होना चाहिए। कैसा, एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर हो बट कैसा होना चाहिए, एप्रोटिक हो। पोलर इसलिए होना चाहिए क्योंकि यहाँ भी आपके लिए देखो ये ब्रेक होता है CX बॉन्ड, इसको ब्रेक करने के लिए होता है। एप्रोटिक का मतलब प्रोटॉन ना दे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कार्बोकैटायन तो फॉर्म नहीं हो रहा, एक साथ काम हो रहा है। बेस इसको लेगा H पॉजिटिव, ठीक है, और हेलोजन तुरंत निकलेगा, तुरंत एल्किन बनता है। यहाँ तो कोई भी हेलोजन निकलेगा नहीं, ना कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, तो एप्रोटिक। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, CH3 COCH3 एसीटोन, ठीक है, डाईमिथाइल फॉर्मामाइड और आपके लिए डाईमिथाइल सल्फोक्साइड। ठीक है, ये सबसे अच्छे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। क्लियर है बात आपको। तो यहाँ पर देखो जरा आपके लिए कि मैंने जनरली आपको यहाँ पर E1 और E2 का बता दिया है, फंडा क्या है जो भी है। ठीक, तो E1 E2 में देखो दोनों में फॉर्म एल्कीन ही होगा, लेकिन अगर मान लो आपके लिए एक वीक बेस दे रखा है और एक आपके लिए दे रखा है स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन में, तो आपसे पूछे कौन सी रिएक्शन इसमें पॉसिबल है, तो आप समझ जाएं वीक बेस है, इसका मतलब E1 लगेगा। ठीक है, कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। और अगर मान लो आपके लिए स्ट्रॉन्ग बेस दे रखा है तो E2 होगा। और दोनों ही रिएक्शन यहाँ पर एंडोथर्मिक होती है, कोई इसमें ऐसी बात तो नहीं है। ठीक है, तो देखो इधर मैं यहाँ पर कुछ आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। अभी थोड़ा सा यहाँ पर आप इसको नोट कर लें। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने, और ये इसके डिफरेंस हैं। ठीक है, तो एग्जांपल में 1-2 ही लूँगा, ज़्यादा नहीं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर समझना है आपको एग्जांपल। क्लियर है। ठीक है, देखो इधर जैसे सपोज करो आपके पास यही है CH3 CH2 C, यहाँ आपने क्या कर लिया, Cl लगा दिया और ये CH3। ठीक है, अच्छा अब यहाँ 2 पॉसिबिलिटी आपको दी है। यहाँ पर दे रखा है मान लो CH3OH और हीट करके दिया है, और यहाँ दे रखा है मान लो एल्कोहलिक KOH। क्लियर है, और हीट दे रखा है। तो देखो इसमें क्या होगा, ये E1 की तरह काम करेगा। किसके लिए, E1। पहले क्या होगा, यहाँ से कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, फिर क्या होगा, बीक आपके लिए वो बेस होगा, वो H पॉजिटिव लेके एल्किन बनाएगा। ठीक है, देखो दोनों में बनेगा एल्किन। ये रिएक्शन क्या होगी, डायरेक्ट हो जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट रिएक्शन हो जाएगी। देखो दोनों में प्रोडक्ट बनेंगे सेम, पर इसमें क्या होगा, पहले कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, यहाँ से हेलोजन इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, तो कार्बोकैटायन फॉर्म कर लिया। ठीक है, दूसरे स्टेप में इसका फर्स्ट हो जाएगा, तुरंत आपके लिए क्या, CH3OH। यहाँ से देखो ये अल्फ़ा है, वो सॉरी ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा, ये बीटा। यहाँ पर देखो एक बार H यहाँ से निकल सकता है, यहाँ से निकल सकता है, या स्टेबिलिटी है कार्बोकैटायन कोई नहीं है। ठीक है, ये सेकेंड या सब कोई नहीं। देखो यहाँ पर कार्बोकैटायन फॉर्म होगा तो वहाँ पर एक रीअरेंजमेंट को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, क्लियर है क्या नहीं, तो वहाँ पर आपको रीअरेंजमेंट लगाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पॉसिबल नहीं है। मान लो यहाँ से मैं H पॉजिटिव यहाँ लगाता हूँ, फिर भी सेकेंडरी कार्बन बनेगा, ये भी सेकेंडरी है, स्टेबल तो सेकेंडरी है। इसमें लगाएंगे तो प्राइमरी होगा, कोई मीन्स ही नहीं है इसका। तो यहाँ से एक बार हमने हटा दिया, H पॉजिटिव ले लिया, तो CH डबल बॉन्ड CH और CH3, एक पॉसिबिलिटी ये आ गई। ठीक है, H पॉजिटिव लेके यहाँ बॉन्ड। एक पॉसिबिलिटी क्या आ जाएगी, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड और एक CH2 हो गया। तो देखो इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं, 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। मीन्स क्या होगा, ये मेजर होगा। और इसमें भी देखो इधर कितने हैं आपके लिए,
2 अल्फ़ा है इसमें, अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो ये क्या होगा आपके लिए माइनर होगा। माइनर को हमने बताया था क्या बोलते हैं, हॉफमैन प्रोडक्ट, क्लियर है। और इसको क्या बोलते हैं, सेट-जेफ प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट आपके यही बनेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट आपके यही बनेंगे, लेकिन होगा कि ये एक स्टेप में रिएक्शन हो जाएगी, तुरंत ये निकलेगा यहाँ से, एक बार यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, एक बार यहाँ से निकलेगा, बस E2 रिएक्शन 1 स्टेप है। तो प्रोडक्ट आपके यही रहेंगे, यही मेजर यही माइनर सब कुछ होगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो एक चीज़ मैं और यहाँ पर बताने जा रहा हूँ आपको, ठीक है, तो इधर मैं बताऊँगा आपके लिए, वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान से समझना। एक रिएक्शन और आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक हो सकता है या यहाँ पर 2 भी एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, क्लियर है। जैसे आपके लिए ये है CH3CCl, आपने कह दिया कि अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन है, हीट कर दिया, अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया, क्लियर है। अब ये बताओ क्या ये रिएक्शन है, हो सकती है कि यहाँ डबल बॉन्ड आ सकता है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पास वाला कार्बन ये, इस पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, मीन्स नो अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है, नो बीटा हाइड्रोजन। जब बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं तो एलिमिनेशन होगा ही नहीं, मीन्स नो रिएक्शन पॉसिबल होगी यहाँ पर, ठीक है। ये बात यहाँ पर जिनके पास, देखो E2 रिएक्शन जब भी पॉसिबल है, या एलिमिनेशन रिएक्शन जब भी पॉसिबल है जब आपके लिए अल्फ़ा बीटा हाइड्रोजन होना ज़रूरी है, क्लियर है ये बात, ठीक है। एक और ये है, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, ठीक है, हमने ये रिएक्शन कराई, ठीक है। अब होता क्या है, देखो इसमें ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा है, क्लियर है बात यहाँ पर, बिल्कुल सही। तो यहाँ से भी आप ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं, मीन्स यहाँ से हाइड्रोजन निकाला, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दिया, और ये देखो इधर अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंसी में भी हो जाती है। नहीं तो आपके लिए देखो जो स्ट्रॉन्ग बेस है NaNH2 सोडामाइड, इसकी प्रेजेंसी में या अमोनिया की प्रेजेंसी में ये रिएक्शन, मीन्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होना ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन निकालना और हाइड्रोजन डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। तो एल्काइन बनाना है तो मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा, क्लियर। देखो ये इतना स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। आपने 11th क्लास में एल्काइन की एसिडिक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि NaNH2 के साथ जब रिएक्शन करती है ये, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन भी खींच लेता है, इतना स्ट्रॉन्ग बेस है ये, बहुत ही ज़्यादा है। बनाता क्या था आपके लिए, C ट्रिपल बॉन्ड CNA, और यहाँ भी क्या बनाता था आपके Na, ठीक है, और हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करता था, मीन्स NH3 निकाल देता था यहाँ से, ठीक है। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग बेस है सोडामाइड, इसका नाम क्या है आपके लिए, सोडामाइड, क्लियर है बात, यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। ये मुझे बताना था आपके लिए उसमें E2 में, लेकिन कोई बात नहीं, आप यहीं समझ लें, यही आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट एग्जांपल मैंने बता दिए, ठीक है। तो इसमें मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा E1 और E2 में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, अच्छे तरीके से इनकी स्टडी करें। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।